आप सभी का स्वागत है साहिल पांडे एकेडमी में। फ्रेंड्स, आज की वीडियो का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। इस वीडियो में सबसे पहले हम लोग थ्योरी पार्ट को कवर करेंगे, फिर उसके बाद में इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं उनको सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, बिना देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सिंधु घाटी की सभ्यता को शुरू करने से पहले हम लोग इतिहास के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। तो टॉपिक का नाम है भारत का प्राचीन इतिहास। तो इसकी परिभाषा देखते हैं क्या है। इतिहास अतीत में घटित घटनाओं का विवरण है। अतीत का अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। इसका मतलब यह हुआ कि अतीत में जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जो उनका अध्ययन हम लोग करते हैं, उसको इतिहास कहते हैं। अब बात आती है कि इतिहास का जनक किसको कहा गया है। तो इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा गया है। अगर हम बात करें कि हेरोडोटस कहाँ का रहने वाला था, तो हेरोडोटस यूनान का रहने वाला था। यूनान जो है पहले ग्रीस के नाम से जाना जाता था। ग्रीस यूनान का प्राचीन नाम है। आशा है कि यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लोगों ने अपनी सुविधा के अनुसार इतिहास को 3 भागों में बांटा है। वे 3 भाग कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। पहला तो है प्राग ऐतिहासिक काल, दूसरा है अध ऐतिहासिक काल और तीसरा है ऐतिहासिक काल। फ्रेंड्स, अब बात आती है कि हमको कैसे पता चलेगा कि कौन सा काल प्राग ऐतिहासिक काल है, कौन सा काल अध ऐतिहासिक काल है, या फिर कौन सा काल ऐतिहासिक काल है। तो आइए जानते हैं। पहला, प्राग ऐतिहासिक काल। इस काल में मानव लिपि और लेखन कला से अपरिचित थे। इसका मतलब यह हुआ कि इस काल के जो लोग थे उनको ना ही लिखना आता था, ना ही पढ़ना आता था। इस काल को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है पाषाण काल और दूसरा है ताम्र काल। अभी इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अध ऐतिहासिक काल के ऊपर। अध ऐतिहासिक काल, इस काल में मानव लिपि से परिचित थे, परंतु लिपि में क्या लिखा है उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। इसका मतलब यह हुआ कि इस काल में जो भी व्यक्ति था उसको लिखना तो आता था, लेकिन पढ़ना नहीं आता था। इसी काल में हड़प्पा या सिंधु सभ्यता आती है। अगर पूछा जाए कि सिंधु सभ्यता किस काल की सभ्यता है, तो यह अध ऐतिहासिक काल की सभ्यता है, क्योंकि सिंधु या हड़प्पा की सभ्यता में जो लिपि मिली थी वह पढ़ी नहीं जा सकती थी। तीसरा है ऐतिहासिक काल। इस काल में मानवों ने लिपि की जानकारी प्राप्त कर ली थी और साथ ही साथ पढ़ना भी सीख गए थे। मतलब कि इस काल में जो भी व्यक्ति थे उनको पढ़ना और लिखना आ गया था। इस काल को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है प्राचीन काल, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा है आधुनिक भारत। सबसे पहले हम लोग प्राग ऐतिहासिक काल के बारे में थोड़ी और चर्चा करते हैं। प्राग ऐतिहासिक काल, इसको हम पाषाण काल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इस काल में जितने भी बर्तन या औजार बने थे वे पत्थर के बने हुए थे। पाषाण काल को 3 भाग में विभाजित किया गया है। वे कौन कौन से हैं, आइए देखते हैं। पहला है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। तो आइए सबसे पहले हम लोग पुरा पाषाण काल के बारे में जानते हैं। इस काल में प्राचीन समय के लोग चट्टान से टूटे पत्थर का उपयोग करते थे। जिस रूप में पत्थर टूटता था उसी रूप में पत्थर को अपने कार्यों में लाते थे। दूसरा है मध्य पाषाण काल। इस काल में लोगों ने अपनी आवश्यकता अनुसार पत्थरों की घिसाई करना शुरू कर दिया। इसका मतलब यह है कि लोगों ने अपनी जरूरत के हिसाब से पत्थर को छोटा आकार देना शुरू कर दिया। अगला पॉइंट है नव पाषाण काल। इस काल में आते आते लोगों ने पत्थर के बर्तन और औजार बनाना सीख लिया था। इस काल के लोगों ने एक स्थान पर कृषि और निवास करना शुरू कर दिया था। इस काल के लोगों ने नदियों के किनारे रहना शुरू कर दिया था। आशा है कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की ओर। फ्रेंड्स, प्राचीन काल में जितने भी सभ्यताएं पाई जाती थीं
वे किसी न किसी नदी के किनारे निवास करती थीं। इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन यह बनता है कि विश्व में कितनी प्राचीन सभ्यताएं पाई जाती हैं? तो इसका उत्तर होगा 4 सभ्यताएं। वे 4 सभ्यताएं कौन कौन सी हैं, आइए देखते हैं। पहली है मिस्र की सभ्यता, दूसरी है मेसोपोटामिया की सभ्यता, तीसरी है चीन की सभ्यता और चौथी है भारत की सभ्यता। ये 4 सभ्यताएं हैं। ये चारों सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे तो बसी होंगी। तो उन नदियों के नाम क्या हैं, आइए वो भी जानते हैं। पहला, मिस्र की सभ्यता, यह नील नदी के किनारे स्थित है। दूसरा है मेसोपोटामिया की सभ्यता, यह डजला तथा फरात नदी के किनारे स्थित है। तीसरा है चीन की सभ्यता, यह हांगहो नदी के किनारे स्थित है। चौथा जो है वह भारत की सभ्यता है, यह सिंधु और सरस्वती सभ्यता के नाम से जानी जाती है। सिंधु की सभ्यता को हम सरस्वती की सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों है, तो आइए जानते हैं। सिंधु की सभ्यता यानी कि भारत की सभ्यता, इसका अधिक भाग सरस्वती के किनारे स्थित है, यानी कि सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, इसलिए इसको सरस्वती सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। इन सारी सभ्यताओं ने नदियों के किनारे रहना ही क्यों शुरू किया था, आइए उसका कारण भी जानते हैं। पहला पॉइंट है कृषि के लिए सिंचाई और उपजाऊ मृदा का खोज करना। क्यों? क्योंकि कृषि के लिए उपजाऊ मृदा और सिंचाई के लिए पानी, इन दोनों समस्याओं का हल नदी के किनारे मिला। क्योंकि नदी के किनारे सिंचाई के लिए पानी भी मिलता है और वहाँ की मृदा में नमी भी रहती है, इसीलिए इन्होंने नदी के किनारे रहना आरंभ कर दिया। अगला पॉइंट है इस काल के लोग पीने के लिए नदी के पानी का उपयोग करते थे। अगला पॉइंट है पहले शिकार करने की समस्या आती थी, नदी के किनारे निवास करने से यह समस्या भी समाप्त हो गई, क्योंकि पानी पीने आए जानवरों का शिकार आसानी से किया जा सकता था। अगला पॉइंट है पहले खाने के लिए फलों को इकट्ठा करने में समस्या आती थी, यह भी समस्या नदी के किनारे निवास करने से समाप्त हो गई। इसी प्रकार से लोगों ने नदी के किनारे रहना शुरू कर दिया। अब हमारा अगला टॉपिक है सिंधु सभ्यता की खोज। आइए इसके बारे में जानते हैं। सिंधु सभ्यता के बारे में सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैसन ने दी थी। चार्ल्स मैसन ने इस सभ्यता के बारे में सन 1826 में बताया था, परंतु इसकी बात को किसी ने भी नहीं माना था। इसके बाद में वर्नेस शाह ने इस सभ्यता के बारे में यह बताया कि नदी के किनारे कुछ पुराने किलों के अवशेष मिले हैं, परंतु इसकी भी बात किसी ने भी नहीं मानी। वर्नेस शाह ने इस बात की जानकारी 1831 में दी थी। वर्नेस शाह के बाद में अंग्रेजों का आगमन होता है। अंग्रेजों का जब आगमन हुआ उसके बाद अंग्रेजों ने रेल निर्माण का कार्य आरंभ किया था। यह कार्य 1853 से 1856 के बीच हो रहा था। रेल निर्माण के कार्य में 2 ठेकेदार थे, जिनका नाम वर्ट ब्रदर्स या वर्ट बंधु भी कह सकते हैं। वर्ट बंधु के अंदर हमको 2 भाइयों के नाम मिल रहे हैं। उन दोनों भाइयों के नाम क्या हैं, तो आइए जानते हैं। पहला तो है जॉन वर्ट और दूसरा है विलियम वर्ट। इस समय पर ठेकेदार वर्ट बंधुओं द्वारा रेल के पटरी का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। पटरी के बीच पत्थर डालने का कार्य किया जा रहा था। इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो किसी ठेकेदार ने घर बनाने के लिए 1 लाख रुपए का ठेका लिया, तो वह ठेकेदार यह कोशिश करेगा कि मेरा रुपए कम से कम लगे। यदि रुपए कम लगेगा तो उसको मुनाफा ज्यादा होगा। इसी तरह से वर्ट बंधुओं ने भी यह कार्य किया था। रेल की पटरी के बीच पत्थर डालने के लिए वे गाड़ी को किराए पे लाते, फिर उसको रुपए देते। इन सब से बचने के लिए वर्ट बंधुओं ने बोला कि नदी के किनारे पत्थर पड़े हैं, इन सभी पत्थरों को अपने रेल कार्य में लगा लें। यह बात सुनकर उनके मजदूर वह पत्थर को उठाने लगे और वहां पे देखते ही देखते खुदाई भी शुरू होने लगी। जब खुदाई हुई तो वहां पर एक दीवार मिली, फिर उसके बाद में कुछ घर मिले, उसके बाद में कुछ सड़कें मिली। यह सब वर्ट बंधुओं ने देखा
तो तभी बर्ट बंधुओं ने भारत में खोज करने वाले व्यक्ति को अपना संदेश दिया। यहाँ पर खोज करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? तो यहाँ पे खोज करने वाले व्यक्ति का नाम था अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम ने उसको यह कह के मना कर दिया कि पुरानी वस्तुओं को ढूंढने में अभी मैं व्यस्त हूँ। तभी बर्ट बंधुओं ने भी बोला कि यह भी तो कोई पुरानी वस्तु है। तो कनिंघम ने कहा कि नहीं, मैं इससे भी ज्यादा पुरानी वस्तुओं को ढूंढ रहा हूँ। उसने बोला कि मैं तो उस स्थान पे नहीं आ सकता हूँ, लेकिन मैं एक कार्य कर सकता हूँ, मैं इसका मानचित्र बना सकता हूँ। तो अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1856 में मानचित्र को तैयार किया। अगर हम बात करें कि यह मानचित्र कहाँ का था, तो यह मानचित्र हड़प्पा का था। 1861 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम के बाद में नए डायरेक्टर आए, उनका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल से बर्ट बंधुओं ने कहा कि आपसे पहले जो अधिकारी थे अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने तो मेरी बात नहीं मानी, परंतु आप तो मेरी बात मानिए। आप तो चल के स्थिति की जानकारी लीजिए कि वहां पे ऐसा क्या है जो वहां पे ईंटें कभी खत्म ही नहीं हो रही हैं। तो जॉन मार्शल ना जा करके वह अपने एक साथी दयाराम साहनी को भेजता है। जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को वास्तविक स्थिति पता लगाने के लिए भेजा था। तो 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज कर दी। फिर उसके बाद में सन 1922 में राखल दास बनर्जी ने मोहेंजोदड़ो की खोज कर दी थी। इसके बाद में 1924 में जॉन मार्शल ने दुनिया के सामने नई सभ्यता की घोषणा की थी। बोला था कि मैंने एक नई सभ्यता की खोज कर ली। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया? आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। अब हमारा अगला टॉपिक आता है सिंधु सरस्वती सभ्यता की विशेषता। आइए जानते हैं कि सिंधु सरस्वती सभ्यता की विशेषताएं क्या-क्या हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि जब खोज की गई थी, वहां पे गांव मिले थे कि नगर? नगर मिले थे ना। तो यह पहला पॉइंट हो जाएगा, यह नगरीय सभ्यता है। अगला पॉइंट है, यह कांस्य युगीन सभ्यता है, क्योंकि इस सभ्यता में कांसे का उपयोग किया जाता था। लेकिन सर्वप्रथम खोजी गई वस्तु तांबा है। तांबा और जस्ता को मिलाने के बाद में कांसा बना, और यहाँ के लोगों ने कांसे का उपयोग सबसे अधिक किया, तो इसीलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी बोलते हैं। अगला पॉइंट है, यह सभ्यता मात्र शतात्मक सभ्यता है। मात्र शतात्मक का मतलब है इस समय पर घर में माताओं की चलती थी, इसीलिए इसको मात्र शतात्मक बोला जाता है। अगला पॉइंट है, यह सभ्यता व्यापारिक सभ्यता है। यहाँ पर ज्यादा जानकारी व्यापार की मिल रही है, तो इसलिए इसको व्यापारिक सभ्यता बोलते हैं। इस समय पर लोग भारत में व्यापार नहीं करते थे, नदी के द्वारा आयात और निर्यात करते थे। ये किसके साथ में आयात और निर्यात करते थे? तो यह अपने समकालीन वाली सभ्यताओं के साथ में आयात और निर्यात करते थे। समकालीन सभ्यताएं कौन कौन सी हैं? तो आइए जानते हैं। पहली मिस्र की सभ्यता, दूसरी मेसोपोटामिया की सभ्यता और तीसरी चीन की सभ्यता। ये तीनों सभ्यताएं जो हैं, इसके हड़प्पा की समकालीन सभ्यता है, यानी कि हड़प्पा बोल दो या फिर सिंधु घाटी सभ्यता बोल दो, इसकी समकालीन सभ्यताएं ये तीन हैं। अगला पॉइंट है, यह सभ्यता आद ऐतिहासिक सभ्यता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो भी लिपि प्राप्त हुई थी उसे पढ़ा नहीं जा सकता था। मतलब कि इस समय के लोगों को लिखना तो आता था, लेकिन पढ़ना नहीं आता था। लिखा क्या है वो ये नहीं जानते थे। इनकी लिपि कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। मतलब कि कोई भी चित्र बना देते थे, वो इनकी लिपि हो गई। दूसरा है सर्पाकार लिपि। इसका मतलब यह हुआ, जिस आकृति में सांप रेंगता है उसी आकार में इनकी लिपि भी लिखी जाती थी। तीसरा है गौमूत्राकार लिपि, और चौथा है बेस्तोफेदन लिपि। इन चारों लिपियों में कोई भी शब्द नहीं मिले थे, इन सारी लिपियों में सिर्फ चित्र मिले थे, इसी कारण से वह लिपि पढ़ी नहीं जा सकी। अगला पॉइंट है, यहाँ पे जितने भी हमको नगर मिल रहे थे,
वे दो भागों में विभाजित थे। दो भाग कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। पहला है पश्चिमी टीला और दूसरा है पूर्वी टीला। आइए सबसे पहले पश्चिमी टीला देखते हैं। पश्चिमी टीला ऊंचाई पर स्थित है। यह आकार में छोटा होता है। इसको दुर्ग या किला बोलते हैं। दूसरा है पूर्वी टीला। यह पूर्वी टीला नीचे स्थित होता है। यह आकार में बड़ा होता है। इसको बस्ती या नगर बोलते हैं। एक पॉइंट और है, धौलावीरा मात्र एक ऐसा नगर है जो कि 3 भागों में विभाजित है और जितने भी नगर हैं वे सिर्फ 2 भागों में विभाजित हैं। अगला पॉइंट है, यहाँ के लोग मात्र देवी की उपासना करते थे। अब बात आती है कि हम लोगों को कैसे पता कि यहाँ के लोग मात्र देवी की उपासना करते थे। तो हम लोगों को जो वहाँ की मोहरें प्राप्त हुई थी, उन मोहरों पे एक देवी की मूर्ति बनी हुई थी। इसी आधार पे हम लोग यह बोलते हैं कि इस समय के लोग मात्र देवी की उपासना करते थे। अगला पॉइंट है, सिंधु सभ्यता की आकृति कैसी है? तो इसकी आकृति त्रिभुजाकार है। आप इसकी आकृति को मैप में देख सकते हैं। इसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उत्तरी भाग, दूसरा है पूर्वी भाग और तीसरा है दक्षिणी भाग और चौथा है पश्चिमी भाग। आइए इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले उत्तरी भाग के बारे में जानेंगे। सबसे उत्तरी भाग में मंडपम स्थित है और यहाँ पर चिनाब नदी मिलती है। यह जम्मू कश्मीर में स्थित है। दूसरा है पूर्वी भाग। सबसे पूर्वी भाग आलमगीरपुर है। यह यूपी में स्थित है। यहाँ पर हिडन नदी पाई जाती है। तीसरा है दक्षिणी भाग। सबसे दक्षिण में दैनाबाद है। यह महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर गोदावरी नदी पाई जाती है। गोदावरी नदी की सहायक नदी जो होती है वह प्रवाह नदी है। चौथा है पश्चिमी भाग। सबसे पश्चिमी भाग में सुतका गैडनोर है। यह पाकिस्तान में स्थित है और यहाँ पर जो नदी पाई जाती है वह दासक नदी है। और ये तो हमारी हो गई आकृति के हिसाब से जगहों के नाम। इन जगहों पे कौन कौन सी नदी पाई जाती हैं और कौन सी जगह पर यह स्थित है। तो आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई इसकी कितनी है? इसकी लंबाई उत्तर से दक्षिण तक 1400 किलोमीटर है। अगला पॉइंट है, पूरब से पश्चिम की ओर इसकी लंबाई कितनी होगी? इसकी लंबाई जो होगी 1600 किलोमीटर होगी। हमारा यह जो टॉपिक था सिंधु सरस्वती सभ्यता की विशेषता, यह खत्म हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक शुरू होता है। सिंधु सभ्यता का विस्तार 3 देशों में है। वह 3 देश कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। पहला तो है भारत, दूसरा है पाकिस्तान और तीसरा देश है अफगानिस्तान। इन तीनों देशों में से सिंधु सभ्यता के प्रांत स्थल जो पाए जाते हैं वे सबसे ज़्यादा भारत में हैं, फिर उससे कम पाकिस्तान में है, फिर उसके बाद में अफगानिस्तान आता है। अफगानिस्तान में सिर्फ 2 स्थल हैं। वे कौन कौन से हैं आइए जानते हैं। पहला है सौरतुगई और दूसरा है मुंडीगक। अब आते हैं पाकिस्तान की ओर। पाकिस्तान में सिर्फ 3 स्थानों पे यह सिंधु घाटी सभ्यता पाई जाती है। वह कौन कौन सी है? पहला तो सिंधु है और दूसरा पंजाब है। पंजाब जो है पाकिस्तान में भी पाया जाता है तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। और तीसरा है बलूचिस्तान। ये 3 स्थान हैं जहां पर सिंधु घाटी की सभ्यता पाई जाती है। अब चलते हैं भारत की ओर। भारत में सबसे पहले स्थान है जम्मू कश्मीर, दूसरा है उत्तर प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है पंजाब, पांचवा है हरियाणा और छठवां है राजस्थान और सातवां है गुजरात। अगर बात की जाए कि सबसे ज्यादा स्थल कहाँ पाया जाता है तो भारत में, और सबसे कम पाया जाता है तो अफगानिस्तान में। यदि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया हो तो आगे बढ़ते हैं, और यदि अगर नहीं समझ में आया है तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को नहीं आया। इनमें से प्रमुख स्थल कौन कौन से हम लोगों को मिले हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। पहले तो उनके खोजकर्ता का नाम बताएंगे, फिर उसके बाद में उसकी स्थिति बताएंगे, फिर उसके बाद में यह किस नदी के किनारे स्थित है उसके बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहला स्थल है हड़प्पा। तो आइए शुरू करते हैं। हड़प्पा की खोज सन 1921 में दयाराम साहनी ने की थी। यह पाकिस्तान के पंजाब में स्थित है। अगर हम बात करें कि पंजाब के किस स्थान पर है तो यह
पंजाब के साहिवाल जिले में स्थित है। यह जो हड़प्पा है यह रावी नदी के किनारे स्थित है। अभी हम लोग यहाँ पे सिर्फ खोजकर्ता, स्थिति और नदी की बात कर रहे हैं। जब ये सारे स्थल कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद में यहाँ पे क्या क्या वस्तुएं हम लोगों को प्राप्त हुई उसके बारे में बात करेंगे। अगला स्थल है मोहनजोदड़ो। सबसे पहले तो मोहनजोदड़ो की जो भाषा है वह सिंधी भाषा है। इसका अर्थ यह होता है कि मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। इसकी खोज सन 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। यह सिंध प्रांत के लड़काना जिले में स्थित है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला स्थल आता है चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की खोज 1934 में हुई थी। इसकी खोज अर्नेस्ट मैके ने की थी। यह पाकिस्तान में स्थित है। अगर हम बात करें कि यह किस नदी के किनारे स्थित है तो यह सिंधु नदी के किनारे स्थित है। अगला स्थल आता है धौलावीरा। धौलावीरा की खोज 1968 में हुई थी। धौलावीरा की खोज R.S. विष्ट और जगपति जोशी ने की थी। यह भारत के गुजरात में स्थित है। और अगर हम बात यहाँ की नदी की करें तो यह लूनी नदी पर स्थित है। अगला स्थल आता है लोथल। लोथल की खोज 1954 में हुई थी। इसकी खोज R.S. राव ने की थी। यह गुजरात में स्थित है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इस नदी के किनारे एक बड़ा बंदरगाह भी स्थित है। अगला स्थल आता है वनावली। वनावली की खोज सन 1974 में R.S. विष्ट ने की थी। यह हरियाणा में स्थित है। यह दृश्यदती नदी के किनारे स्थित है। दृश्यदती नदी सरस्वती नदी की सहायक नदी भी है। अगला स्थल आता है कालीबंगा स्थल। कालीबंगा यह सिंधी भाषा से लिया गया है। इसकी खोज सन 1951 से 52 में इसकी खोज की गई थी और इसके खोजकर्ता हैं अमलानंद घोष। यह राजस्थान में स्थित है। यह घाघरा नदी के किनारे स्थित है। यहाँ पर एक पॉइंट और बनता है, कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या है? कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। अगला स्थल है रोपड़। इसकी खोज 1953 में Y.D. शर्मा ने की थी। यह भारत के पंजाब में स्थित है। यह सतलुज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ का दूसरा नाम रूपनगर भी है। अब हमारा अगला स्थल आता है राखीगढ़। इसकी खोज 1963 में की गई थी और इसके खोजकर्ता अमरेंद्र नाथ को माना जाता है। यह हरियाणा में स्थित है और यह किस नदी के पास में स्थित है तो यह घाघरा नदी के किनारे स्थित है। यह हमारा आखिरी स्थल है सुरकोटड़ा। इसकी खोज सन 1964 में जगपति जोशी ने की थी। यह भी गुजरात में स्थित है और यह किस नदी के किनारे स्थित है? यह शादी कौर नदी के किनारे स्थित है। हमारे प्रमुख स्थल तो हो चुके हैं, लेकिन अब यहाँ पर बात आती है कि सिंधु सभ्यता का कार्यकाल क्या माना जाता है। यहाँ पे दो कार्यकाल माने जाते हैं। पहला है 2500 से 1750 ईसा पूर्व और दूसरा है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। तो यहाँ पर कार्बन 14 के अनुसार इसका कार्यकाल 2350 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। अब बारी आती है कि सिंधु सभ्यता के प्रमुख स्थलों पर क्या क्या हमको प्राप्त हुआ था। तो हम पहले स्थल से शुरू करते हैं हड़प्पा। पहला पॉइंट है इसका, यहाँ पर अन्नागार प्राप्त हुआ था। अन्नागार का मतलब होता है अनाज रखने का एक स्थान। अन्नागार की जो आकृति थी, एक कक्ष में 12 कक्ष बने हुए थे। मतलब कि एक बड़ा सा हॉल था, उसमें से 12 कमरे बने हुए थे। अगला पॉइंट है, यहाँ से हम लोगों को एक कब्र प्राप्त हुई थी। तो कब्र का जो नाम था R37 था। अगला पॉइंट है, लाल पत्थर से निर्मित पुरुष की एक धड़ प्राप्त हुई थी। इस धड़ में पुरुष का सिर नहीं था। अगला पॉइंट है, यहाँ पर हम लोगों को तांबे की इक्का गाड़ी यानी कि तांगा गाड़ी भी प्राप्त हुई थी। अगला पॉइंट है, यहाँ से हम लोगों को एक
मोहर प्राप्त हुई थी, जिसकी आकृति में हमको एक गरुड़ पक्षी और उसके पंजे में सांप नजर आ रहा था। अगला पॉइंट है, यहाँ से एक श्रृंगार पेटी प्राप्त हुई जिसमें कांसे का दर्पण प्राप्त हुआ। ये इतनी चीजें तो हमको हड़प्पा से प्राप्त हुई थी। चलिए अब अगले स्थल की ओर चलते हैं, मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। अगला पॉइंट है, इसका अन्य नाम है भूत प्रेत का टीला और सिंधु का बागीचा भी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, पाकिस्तान में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा नगर था। अब बात करते हैं कि यहाँ से जो प्राप्त हुई वस्तुएं थी वो क्या थी। पहला, एक विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ। मोहनजोदड़ो की सबसे ऊंची इमारत विशाल अन्नागार ही थी। अगला पॉइंट है, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक जगह पर सामूहिक स्नान किया जा सके। यह एक नहर या तालाब माना जा सकता है। अगला पॉइंट है, यह स्नानागार दुर्ग में स्थित था। धार्मिक अवसर पर इसका इस्तेमाल करा जाता था। इसकी लंबाई 45.71 मीटर और 15.23 मीटर चौड़ा है। अगला पॉइंट है, मोहनजोदड़ो को हड़प्पा की जुड़वा राजधानी कहा जाता है। अगला पॉइंट है, बुने हुए कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए। इसका मतलब यह है कि इस समय के लोगों को यहाँ बुनाई करना आता था। अगला पॉइंट है, पशुपति शिव की मोहर प्राप्त हुई। पशुपति का मतलब होता है कि मोहर में जो पशुओं की आकृति थी, उनमें जो उनका स्वामी है या मालिक है, उनको पशुपति कहते हैं। अगला पॉइंट है, कांसे की नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई। अगला पॉइंट है, दाढ़ी वाले पुरुष की पत्थर की मूर्ति प्राप्त हुई। इतनी सारी वस्तुएं हमको मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। अगला स्थल है चनहुदड़ो। यहाँ पे मनके बनाने का कारोबार प्राप्त हुआ। मनके का मतलब है मोतियों को बनाने का कारोबार शुरू हुआ था। अगला पॉइंट है, यहाँ से स्याही की यानी कि दवात की बोतल प्राप्त हुई थी। अगला पॉइंट है, यहाँ से लिपस्टिक और कागज की जानकारी प्राप्त हुई। अगला पॉइंट है, यहाँ से वक्राकार ईंट की प्राप्ति हुई थी। अगला पॉइंट है, यह एक औद्योगिक नगर है। अगला पॉइंट, यह एकमात्र ऐसा नगर है जहाँ से सुरक्षा दीवार प्राप्त नहीं होती है। अब बारी आती है लोथल की। यह गुजरात में स्थित है। यहाँ पर हमको एक गोदीबाड़ा यानी कि बंदरगाह प्राप्त होता है। इसको लघु मोहनजोदड़ो माना जाता था। यहाँ के लोग सफाई प्रिय थे। यहाँ पर कोई भी गंदगी नहीं पाई जाती थी। यहाँ पर शतरंज के साक्ष्य प्राप्त हुए थे, मतलब कि यहाँ के लोगों को शतरंज खेलना आता था। यहाँ पर 3 युग्म समाधि प्राप्त हुई। यहाँ पर हाथी दांत से बनी मेसोपोटामिया की मोहर प्राप्त हुई थी। यहाँ पर एक अनाज पीसने की चक्की भी प्राप्त हुई थी। यहाँ पर मम्मी का मॉडल खिलौने के रूप में प्राप्त हुआ था। यहाँ पर चावल का छिलका प्राप्त हुआ था। अगला स्थल है कालीबंगा। यहाँ पर जो मकान थे वे केवल कच्चे ईंटों से निर्मित मकान बने थे। यहाँ पे जुते हुए खेत प्राप्त होते हैं। यहाँ पे एक लकड़ी का हल प्राप्त होता है। यहाँ पर लकड़ी की नालियां प्राप्त हुई। इन सब साक्ष्यों को देख के यहाँ पे यह पता चलता है कि यहाँ के लोगों को खेती करना आता था। यहाँ पर 7 हवन कुंड यानी कि अग्नि वेदियां प्राप्त हुई। यहाँ पर भूकंप की जानकारी भी प्राप्त हुई थी। यहाँ पर ऊंट की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर एक बालक की खोपड़ी प्राप्त हुई जिसमें 6 छेद थे, जिसके कारण शल्य चिकित्सालय की जानकारी भी प्राप्त होती है। इससे हम लोगों को क्या पता चलता है कि कालीबंगा के लोगों को ऑपरेशन करना आता था। अगला है, यहाँ से हम लोगों को काली चूड़ियां प्राप्त हुई थीं। अगला स्थल है धौलावीरा। यहाँ पर हम लोगों को जल प्रवाह की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ से बांध, तालाब, जलाशय की भी प्राप्ति होती है। यहाँ से एक स्टेडियम की जानकारी होती है।
जिससे यह पता चलता है कि यहाँ के लोगों को खेलना आता था। यहाँ से एक सुनामी की जानकारी भी प्राप्त होती है। अब हमारा अगला स्थल आता है सुरकोटड़ा। यहाँ से घोड़े की जानकारी प्राप्त होती है। यहाँ पर हमको पत्थर से किलेबंदी की प्राप्ति भी होती है। यहाँ पर कलश कलश शवाधान की जानकारी प्राप्त होती है। इसका मतलब यह है कि अस्थियों को कलश में डालकर दफनाने की जानकारी प्राप्त होती है। अगला पॉइंट है, यहाँ पर पत्थर से ढकी कब्र प्राप्त होती है। अगला स्थल है वनावली स्थल। यहाँ पर मिट्टी से निर्मित हल रूपी खिलौने की प्राप्ति होती है। अगला पॉइंट है, यहाँ पर जौ, तिल व सरसों का ढेर प्राप्त हुआ है। अगला पॉइंट है, यहाँ पर हाथी दांत से निर्मित कंघी प्राप्त हुई है। अगला स्थल है रगपुर। यहाँ पे केवल और केवल चावल की जानकारी प्राप्त होती है। फ्रेंड्स, इस टॉपिक का थ्योरी पार्ट तो खत्म हो चुका है। अब यहाँ से इस टॉपिक से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। चलिए आइए, पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त कौन सा काल है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी 2350 से 1750 ईसा पूर्व। यहाँ पे अब क्वेश्चंस को समझाने की तो जरूरत है नहीं। यदि आपने हमारा ये थ्योरी पार्ट पढ़ा हुआ है तो आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आएंगे। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? इसका उत्तर है ऑप्शन डी ग्रीक की सभ्यता। जो इसके समकालीन सभ्यताएं हैं वो मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता है। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए सुरकोटदा। सुरकोटदा में घोड़े के अवशेष पाए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए राजस्थान। राजस्थान में कालीबंगन स्थित है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहर यानी कि मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए सेल खड़ी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए कांस्य युग, क्योंकि इस सभ्यता में कांसे का उपयोग अधिक किया गया था। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए व्यापार। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे कौन थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी शहरी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में घर किससे बनाए जाते थे? इसका उत्तर है ऑप्शन ए ईंटे से। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी कपास। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? इसका उत्तर है ऑप्शन डी दयाराम साहनी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी कि बंदरगाह कौन सा था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? इसका उत्तर है ऑप्शन डी लोथल। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए हड़प्पा सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष की गई थी? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी 1921 में
और किसने की थी, तो दयाराम साहनी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्त सही है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, इन्होंने पशुपति की सम्मान करना शुरू कर दिया था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, उचित सामंतवादी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु का नक्लिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरा स्थल को कहा गया है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, त्रिभुजाकार। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, सैंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिलता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, कालीबंगा। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन बी, सिंधु। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानागार पाया गया था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, मोहनजोदड़ो में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, आदि शिव। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, लोथल। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थायी नाम क्या है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, मृतकों का टीला। यदि इसके अन्य नाम की बात की जाए तो इसके अन्य नाम होंगे भूत प्रेतों का टीला, सिंधु का बागीचा। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सिंधु घाटी की सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, सैंधव स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, बैल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, अपने नगर नियोजन के लिए। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, लोथल। अगला क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, हड़प्पा। अगला क्वेश्चन है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, हड़प्पा संस्कृति में। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, लोग लोहे से परिचित थे। अगला क्वेश्चन है, मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, चेनाब। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ या पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, सतलुज नदी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंध प्रणाली का पता चला था? इसका उत्तर है ऑप्शन ए, धौलावीरा में। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, लाल रंग। अगला क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी, आदि ऐतिहासिक काल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थान से घरों में कुआओं के अवशेष मिलते हैं? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, मोहनजोदड़ो। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं दयाराम साहनी एवं राखलदास। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, दयाराम साहनी व राखलदास बनर्जी। अगला क्वेश्चन है, रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी, इसका उत्तर है ऑप्शन सी, सौराष्ट्र में। अगला क्वेश्चन है,
हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी सर जॉन मार्शल। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलती है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यता के मध्य व्यापारिक संबंध थे। इसका उत्तर है ऑप्शन सी बैल। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे। इसका उत्तर है ऑप्शन डी मात्र शक्ति में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्री तट पर स्थित नहीं था। इसका उत्तर है ऑप्शन डी कोट दीजी। अगला क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए विशाल स्नानागार। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी ग्रिड पद्धति में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मोहर और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण या आकलन नहीं हुआ था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए शेर। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी लोहा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान से युग्म शवाधान यानी कि द्विशव संस्कार का परिणाम मिलता है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी लोथल। अगला क्वेश्चन है, कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारते थे। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए सिंडन। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी दैमाबाद। अगला क्वेश्चन है, लौह युग को एक नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से डैश की जगह लोहे का उपयोग किया जाता था। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी कांसा। अगला क्वेश्चन है, 1948 में अर्नेस्ट मैक ने उल्लेख किया कि हड़प्पा शहर लोथल में जल निकासी व्यवस्था के लिए नालियों को डैश ईंटों से बनाया गया था। इसका उत्तर है ऑप्शन बी पक्की। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय इतिहास के किस काल में मिट्टी के बर्तन का पता लगाया गया था। इसका उत्तर है ऑप्शन सी नवपाषाण काल। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के आरंभिक विकास के प्रागैतिहासिक काल को सामान्यतः डैश के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए पुरापाषाण युग। अगला क्वेश्चन है, धौलावीरा का प्राचीन शहर किस राज्य में स्थित है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी गुजरात। अगला क्वेश्चन है, वह कौन सी पहली प्राचीन भारतीय सभ्यता थी जिसमें व्यक्ति नगर नियोजन और भूमिगत जल निकास प्रणाली थी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन डी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, भारत में महापाषाण कब्रें बनने की प्रथा लगभग कितने वर्ष पहले शुरू हुई थी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 30,000 वर्ष पूर्व। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल भारत में स्थित नहीं है। इसका उत्तर है ऑप्शन डी मेहरगढ़। अगला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से किस सभ्यता से संबंधित है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी सिंधु घाटी सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, संभवतः कितने वर्ष पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए 7,000 वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान कौन सा शहर अस्तित्व में आया। इसका उत्तर है ऑप्शन बी हड़प्पा। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में।